ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग इसी चैप्टर पे, जिस चैप्टर पे हम लोग इतने दिनों से बात कर ही रहे। तो चलना स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को देखते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, पहले तो हम उसकी बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, पहले हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात सीखी थी अभिक्रिया की दर। ठीक है, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, पहली क्लास से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले सीखी थी हमने अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर जब हम लोग ज्ञात कर रहे थे तो मैंने कहा था दो प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक हमने कहा था औसत दर, बहुत गौर से समझिएगा, और एक हमने कहा था तात्क्षणिक दर। ठीक है, इंस्टंटेनियस रेट और एवरेज रेट। क्लियर, ये बात हमने बोली थी। अब जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में यहां पर R से P हमारे पास में कोई अभिक्रिया है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसकी मुझे औसत दर लिखनी है, तो कैसे लिखूंगा मैं? अभिक्रिया की औसत दर माइनस अभिकारक के लिए माइनस डेल्टा R डिवाइड बाई डेल्टा T। R मतलब ये सांद्रता का रूप है। ठीक है, तो डेल्टा R डिवाइड बाई डेल्टा T, और यही किसके बराबर होगा? P के लिए, क्योंकि दोनों की रस समीकरण मितीय समान है। तो ये बात भी मैंने आपको बोली थी, डेल्टा P डिवाइड बाई, या इसको डेल्टा को पूरा ले लो। ठीक है, पूरा भी ले सकते हो आप इस चीज को। तो डेल्टा यहां पर R डिवाइड बाई, और यहां पर डेल्टा P, ठीक है, डिवाइड बाई डेल्टा T। क्लियर, ये था हमारे पास में औसत दर। अब इसके अगर तात्क्षणिक दर निकालना है तो क्या लिखना? माइनस लिखना है, छोटा लिखना है DCR। DCR का मतलब है, C का मतलब सांद्रता, R का मतलब अभिकारक, जो भी है, डिवाइड बाई DT इज इक्वल टू प्लस DCP डिवाइड बाई DT। तो ये था आपका औसत दर, तात्क्षणिक दर। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने यहां पर समझा दी थी आपको। ठीक, फिर हमने आपसे कहा था कि मान लेते हैं ऐसी कोई स्थिति आ जाए, 2A से 3B आ जाए, इस जगह पर अभिक्रिया की दर को अगर हमें बताना है तो कैसे लिखना होगा यहां पे? तो यहां पर कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया की दर बराबर क्या कहा था, इसके आगे जो लिखा है उसको नीचे लिख दो, D अपॉन DT ऑफ A, ऐसे लिखो, बराबर प्लस 1 अपॉन 3 D अपॉन DT ऑफ B। ये जो बराबर वाली स्थिति है तब करनी होगी, जब बराबर वाली स्थिति होगी तभी ये 1/2 1/3 करनी होगी, है ना। मैंने कहा था कैसे करते हैं, यहां पर जैसे कि ये 2 किलो है, 2 किलो से अगर 3 किलो बन रहा है तो प्रति किलो क्या होगा? 2 से 3 किलो होगा तो प्रति किलो क्या होगा? तो अभिक्रिया की दर प्रति किलो के हिसाब से, यानी प्रति मोल के हिसाब से निकाली जाती है। तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है, जो आगे है उसको डिवाइड में कर दो। ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहां तक? तो ये चीज भी हमने आपको बता दी थी। ठीक है, इस तरह की चीजें हम लोग बता दी थी, डिस्कस कर ली थी। फिर हमने एक और चीज डिस्कस की थी, कोटि। अच्छा, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बोलो किसी को कोई डाउट है यहां तक? अभिक्रिया की दर में कोई डाउट है किसी को? हाँ, एक बात और बोली थी कि जो भी हमारे पास में अभिकारक होता है, जो भी अभिकारक जिसका लिखा जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक की विलुप्त होने की दर, इसको बोलते हैं हम लोग। इस पे क्वेश्चन आता है, विलुप्त होने की दर। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है। और यहां पर जो उत्पाद होता है प्लस D अपॉन DT ऑफ B, इसको हम बोलते हैं उत्पाद के निर्माण की दर। ठीक है, उत्पाद के निर्माण की दर। तो ये पूरी स्थिति यहां पर हम लोग जानते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें। तो आज हम बात करेंगे कोटि पर। हालांकि इस पर हमने पिछले क्लास में भी बात कर ली थी, लेकिन आज हम और इस पर बात करेंगे। तो बात करेंगे कोटि पर, और कोटि के लिए हमने क्या क्या चीजें आपको बताई थी उस पर डिस्कस कर लेते हैं।
कोटि के लिए हमने कहा था कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारकों की संख्या होती है, जो प्रयुक्त होते हैं, वो उसकी कोटि को प्रदर्शित करते हैं। ये बात हमने बोली थी। तो पहली डेफिनेशन क्या थी? अभिकारकों की संख्या, अभिकारकों की संख्या क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। ये बात हमने बोली थी। लेकिन हमने ये भी कहा था कि ये 100% सच नहीं है। बोला था हमने ये 100% सच नहीं है। इसमें दूसरी एक और स्थिति हमें लेनी पड़ेगी, वो ये, हम लिखेंगे कि दर नियम में घटकों की घातों का योग, घटकों की घातों का योग कोटि कहलाता है। समझ में आता है? ये बात समझ में आ गई है? क्या कहा मैंने? घटकों की घातों का योग कोटि कहलाता है। किसमें? दर नियम में। किसमें? दर नियम में। ये दर नियम। अब प्रश्न उठता है कि दर नियम कब लिखा जा सकता है? तो ये बात भी मैंने आपको बोली थी कि दर नियम तब लिखा जा सकता है जब पद कैसा हो? धीमा पद हो। अगर धीमा पद है तो उस कंडीशन पर आप सांद्रता परिवर्तन या फिर आप दर को ज्ञात कर सकते हैं। अगर तेज पद है, तीव्र पद है, तो उस जगह पर आपको सांद्रता परिवर्तन ज्ञात नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत तेजी से परिवर्तन हो जाएगा, तो वो ज्ञात नहीं कर पाओगे। और अगर वो ज्ञात नहीं कर पाओगे तो फिर दर ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए धीमा पद जो होता है जिसमें सांद्रता परिवर्तन हो, उसको हम करते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं, दर निर्धारण पद। दर निर्धारण पद। ऑर्गेनिक में सीखोगे आप इस चीज को, इसको बोलते हैं दर निर्धारण पद। समझ में आ रही बात? तो अगर आपके पास में कोई अभिक्रिया है और उसमें लिखा हुआ है दर बराबर के a की घात x b की घात y, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब x और y जो है ये आपकी कोटि कहलाएगी। तो ये बात मैंने आपको बोली थी। समझ में आ रही बात? तो इतनी बात मैंने आपको बता दी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आते हैं इसके अगले मुद्दे पर। तो देखो, जैसे कि आपके सामने एक प्रश्न दिया है, समझना इस बात को। प्रश्न ये है कि हमने लिखा a प्लस बी से उत्पाद, और हमने आपसे पूछा कि बताओ इसकी कोटि क्या है। अब आप समझिएगा इस बात को, कोटि क्या है। देखिएगा, अगर प्रश्न के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब केवल प्रश्न के अंदर प्रश्न लिखा है, मतलब ये लिखा है, मतलब कुछ भी लिखा तो फिर प्रश्न ही कैसे हो जाएगा, है ना? सोच सकते हो। तो अगर कोई अभिक्रिया लिखी है और सीधे सीधे आपसे पूछा गया है कोटि क्या है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में आप एक काम करना कि जो भी आपके सामने अभिक्रिया रखी है उसमें अभिकारकों की संख्या को देख लेना, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे, अब यहां पर हम मान लेंगे कि ये जो अभिक्रिया आपने लिखी है यही हमारे पास में धीमा पद है। हम मान लेंगे, ठीक है। अब हम जरूरी थोड़ी कि जो भी हम मानते हैं वो 100% सच होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन हम मान लेंगे कि हाँ ये धीमा पद है। और अगर ये धीमा पद है तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि दर बराबर जो होगा वो के a की घात 1 और b की घात 1 के बराबर होगा। क्लियर? ऐसी स्थिति में अगर हम कोटि की बात करते हैं तो कोटि यहां पर जो होगी वो 1 प्लस 1 बराबर 2 होगी, यानी क्या होगी? घातों का योग हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर कहीं पर कोई अभिक्रिया दी गई है, साधारण रूप में दे रखी है, ऐसे लिख दिया गया और पूछा गया उत्पाद क्या है, पूछा गया कोटि क्या है उत्पाद के बाद में, तो आप सीधे सीधे इसको मान लो कि ये धीमा पद है और धीमा पद है, तो ये स्थिति है। लेकिन मैं आपको एक बात और साथ में बोल रहा हूं, वो ये कि जरूरी नहीं है कि ये आपका आंसर सही हो, ये जरूरी नहीं है कि ये आंसर आपका सही हो। इस आंसर को सही करने के लिए एक बात और अगर लिख दी जाए तो फिर हम 100% मान लेंगे कि ये आंसर सही है। वो ये कि ये जो अभिक्रिया है वो एकल पद है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एकल पद है। अगर कोई अभिक्रिया एकल पद है, यानी एक ही पद में खत्म हो रही है,
एकल पद है, 2 पद 3 पद प्रयोग नहीं हो रहे हैं, तो उस जगह पर हमें मान के चलते हैं कि जो एकल पद है वो सामान्यतः धीमा पद होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब संयुग्मन, मतलब बहुत से पदों में हो रही है। क्लियर है? तो बहुत से पदों में हो रही है तो स्थिति अलग हो जाएगी। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि ये अभिक्रिया जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, एकल पद है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, तो उस स्थिति में हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर ये जो अभिक्रिया है यही दर निर्धारण पद को प्रदर्शित करेगा, और ऐसी अगर स्थिति होगी तो उस जगह पर हमारा कोटि का आंसर सही होगा। अब समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे समझने की कोशिश करते हैं अगले पॉइंट पर। जैसे कि मान लेते हैं, चलो इसी में एक और क्वेश्चन दिमाग में रखते हैं। अगर मान लेते हैं सपोज दैट ऐसी स्थिति हो जाए कि मान लेते हैं a प्लस 2b, बहुत आसानी से समझिएगा, यहां पर उत्पाद लिख दिया जाए और फिर हम आपसे पूछें कि बताओ कोटि क्या है। ये प्रश्न आ गया, ठीक है, पूछा जाए कोटि क्या है। अब यहां पर हमें ये पता होना चाहिए या ये मानना पड़ेगा कि भैया ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एकल पद रूप में है, तो उस कंडीशन पे 1 + 2 = 3 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें दिया ही नहीं गया, अगर हमें ये दिया ही नहीं गया कि यार ये एकल पद है या ऐसी स्थिति है, यहां पर उसने लिखा कि भैया ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उस कंडीशन पर अगर हम आपसे पूछते हैं कि कोटि क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। उस कंडीशन में हम नहीं बता पाएंगे कि अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? उसके पीछे का सीधा लॉजिक ये है कि बेटा जो दर निर्धारण पद होता है वो सिंगल स्टेप होता है ना, दर निर्धारण पद होता है वो वही कोटि को प्रदर्शित करता है। अब हमको ये पता ही नहीं है कि यहां पर a से क्या बना, b बना, फिर b से 2b बना। अरे भाई हमको ये पता ही नहीं है ना, हमें तो ये पता ही नहीं है कि कौन सा पद जो है वो दर निर्धारण पद है। जैसे कि मान लेते हैं सपोज अगर ये दर निर्धारण पद है तो इस कंडीशन पे यहां पर कोटि 1 हो जाएगी, और अगर ये दर निर्धारण पद है तो यहां पर कोटि 2 हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ऐसी स्थिति यानी कि हमको ये पता ही नहीं है कि कौन सी अभिक्रिया या कौन सा पद है वो दर निर्धारण पद है, तो ऐसी स्थिति में हम फिर कोटि को ज्ञात नहीं कर सकते। यानी ऐसा कंडीशन होगा तो कोटि ज्ञात नहीं हो सकती है, ऐसी कंडीशन होगी तो आप देख के ही बता दोगे कि इसका आंसर ये होगा। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों बातें अलग अलग है। क्लियर हो गई है? ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब मान लेते हैं आपके पास में ऐसी स्थिति आ जाए, गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, a + b + c से उत्पाद आ जाए, ये आ जाए, ठीक, और प्रश्न के अंदर लिखा जाए दर बराबर, प्रश्न के अंदर है बेटा, मैं नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रश्न के अंदर है, a की घात 1, b की घात 0 और c की घात 1, मान लेता हूं ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसमें पूछा गया है कि बताओ अभिक्रिया की कोटि बताओ। बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो, अब सुनना मेरी बात को, अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। गौर से ये है कि आपके पास में देखो एक तो दे रखी है अभिक्रिया, समझ गए, एक तो दे रखी है अभिक्रिया और एक दिया हुआ है उसके नीचे साथ में दिया हुआ है दर नियम। समझ गए बात को? अब दर नियम में देखो यहां पर a है, यहां b है, यहां c है, ठीक है, यहां भी a है, यहां b है, यहां c है, ठीक है। दर नियम में a लिखा है, b की घात 0 है, c की घात 1 है। इसका मतलब यह है कि जो दर निर्धारण पद है, दर निर्धारण पद, बहुत गौर से सुनिएगा, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बस उसी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। दर निर्धारण जो पद है वो बेसिकली a और c से मिलके बनता है, यानी कि b की घात 0 का मतलब है कि वहां पर उस पद में b नहीं था, नहीं है, ये बता रहा है, ये बता रहा है ये चीज। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाली अभिक्रिया है ये 3-4 पदों से मिलके बनी हुई थी और उसमें से जो एक पद है दर निर्धारण पद है जो इस व्यंजक के द्वारा हमें साबित हो रहा है वो कुछ ये है, b नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में अगर हम कोटि की बात करेंगे तो फिर हम सारा का सारा फोकस अपने आंसर का वो इनकी घातों पर कर देंगे। फिर हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, फिर अभिक्रिया से हमें कोई मतलब नहीं है। भाई अभिक्रिया तो कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब 3-4 पदों 5 पदों के साथ मिलकर बनी है, तो हमें अब उससे कोई मतलब नहीं। ये दिख गया हमको, ये दिख गया, तो सारा दिमाग इस पर लगाना है, ऊपर वाले पे कोई दिमाग लगाना नहीं है। भूल जाओ उसको, ऊपर वाले को। सीधे सीधे यहां पर ध्यान रखो, कोटि क्या है, 1 + 1 = 2। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 2, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। मतलब ये दिखा नहीं, आंसर लगा दो, इसकी घातों का योग कर दो और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, इसी में एक बात और है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपसे ये पूछूं कि भाई यहां पर जो हमने लिखा है, ये जो यहां पर हमने लिखा है कि अभिक्रिया की कोटि तो ये है, लेकिन हम पूछे A के सापेक्ष कोटि कितनी होगी। अगर मैं ये पूछूं आपसे A के सापेक्ष कोटि, अगर मैं आपसे पूछूं कि A के सापेक्ष कोटि कितनी होगी, तो A की सापेक्ष कोटि क्या होगी, वो उसकी घात के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है। A के सापेक्ष कोटि अगर मैं आपसे पूछूं तो A के घात के बराबर होगी। क्लियर, समझ में आ रही बात। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं, इसी तरह से पूछ लूं, B के सापेक्ष कोटि क्या होगी, ये भी पूछा जा सकता है। तो B के सापेक्ष कोटि क्या होगी, तो आप कहोगे 0 होगी। बात समझ में आ रही। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा C के सापेक्ष कोटि क्या होगी, C के सापेक्ष कोटि क्या होगी, तो भी आप कहोगे 1 होगा। तो प्रश्न तो कुछ भी बन सकता है। देखिएगा, सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट का ही खेल है। हमें पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम उसका रूप बदल दे तो कैसे सोचेंगे। केवल ये नहीं कि किताब में 4 बात लिखी है तो केवल हमें 4 बातों के बारे में सोचना है, नहीं, हमें उसके अलावा भी सोचना है, क्योंकि परिवर्तन कहीं भी हो सकता है, किसी भी रूप में भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि जो चीज वहां पर लिखी है केवल उसी फॉर्मेट में वो पूछी जाएगी। फॉर्मेट बदल सकते हैं, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदल सकता, फॉर्मूला कभी नहीं बदल सकता, नियम कभी नहीं बदल सकता, बोलने का तरीका और पूछने का तरीका बदल सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पढ़ाई ऐसे ही करनी है अपने को। तो ये रहा आपके पास में A के सापेक्ष की कोटि। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बता देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कोटि होता है ना, जो कोटि होता है, कोटि का मान देखो, सबसे पहली बात है धनात्मक हो सकता है। ठीक है, धनात्मक हो सकता है। ठीक है, 0 हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है। देखो, कभी कभी हो सकता है मेरी हिंदी थोड़ा सा अटपटी हो जाए, है ना, वो इसलिए, अब खुद भी जानते हो कि इतने साल हो गए तो सब छूट छाट गया। हालांकि मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश मेरी रहेगी हिंदी से ही है, लेकिन छूट गया, बहुत गैप हो गया, तो हो सकता है हिंदी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो आप अपना मैनेज कर लेना उसको। ठीक है ना, और जहां बता देना, मैं भी आने वाले समय के लिए कर लूंगा। तो धनात्मक हो गया, 0 हो गया, भिन्नात्मक हो गया। ठीक है, 3 चीजें हो गई। और चौथी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। इस पर बहुत बार पॉइंट बन चुका है और बहुत लोग कहते हैं कि कोटि जो है वो ऋणात्मक नहीं होती। मैं कहता हूं कोटि ऋणात्मक भी होती है। ठीक है, कोटि ऋणात्मक भी होती है। अब कैसी होती है, क्या होती है, मैं अभी आपको 1 मिनट में समझाता हूं। फिलहाल तो ये समझ लो, धनात्मक की बात है तो यानी कोटि धनात्मक होती है, बिल्कुल सही बात है, धनात्मक होती है। 0 भी होती है। भिन्नात्मक आप जान गए हो ना, 1/2 भी होती है, 3/2, ऐसे 1/3, कुछ भी हो सकता है। ये इस टाइप से ये प्रेजेंट होगा। क्लियर है। कोटि का मान एक और चीज है, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अधिकतम जो होती है, अधिकतम 3 तक होती है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें, इसके आगे का ज्ञात करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से संघट होता है। यानी कि यहां पर मैं लिख दे रहा हूं किसके कारण से हो रहा है,
अधिक संघट्ट के कारण से होता है। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो इसी चैप्टर के अंदर आएगा। तो संघट्ट बहुत होते हैं, अणु बहुत तेजी से आपस में आते हैं, एक आता है, दो आता है, तीन आते हैं, तो उस जगह पर दर पद हमारा काम नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में होती है। तो अधिकतम जो होती है वो 3 तक हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, क्या बात बोली मैंने, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बात मैंने बोली है, फिर से फटाफट देख लो। कोटि का जो मान होता है वो धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और अधिकतम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। 3 से ज्यादा मुश्किल नहीं होती, मतलब मुश्किल हो जाती है ज्ञात करना, लेकिन ये कह देना कि 3 से ज्यादा नहीं होता गलत है। 3 से ज्यादा भी अभिक्रिया हमारे पास में उपस्थित है, जहां पर कोटि 4 प्रयुक्त भी हुई है। ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हमारे कोर्स में लेकिन केवल 3 है, शून्य, प्रथम और द्वितीय, ज्यादा अपने को सोचना नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब वही चीज है जो मैंने कहा, भिन्नात्मक और ऋणात्मक की बात है। जैसे कि एक पहला प्रश्न मैं आपके सामने लिख लूं, अब मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं। पहला यहां पर देखो दर लिख रहा हूं, दर बराबर के, ए की घात यहां पर लिख दिया 2, बी की घात लिख लिया यहां पर 0, सी की घात लिख दिया 1/2। बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या है, सीधा सीधा हिसाब किताब। अभिक्रिया की कोटि बताओ फटाफट। हमने ये लिखा दर के, ए की घात 2, बी की घात 0, सी की घात 1/2, ये लिखा है। बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या है। आपने कहा सर ये कौन सा बहुत बड़ा जवाब है, बहुत बड़ा क्वेश्चन कौन सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कोटि, कोटि कितना हो जाएगा, घातों को जोड़ दो, जो भी घाते हैं उन घातों को जोड़ दो। देखो बहुत सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, 2 + 0 + 1/2, क्लियर, कितना हो जाएगा 3/2 आ गया, सिंपल सी बात। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं ए के सापेक्ष कोटि कितनी है, तो 2, बी 5/2, क्या हो रहा है बेटा, अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा मैं ही गलत लिख गया, एक मिनट, सही बात है 5/2। हाँ, तो बात यही है कि अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि यहां पर पूछ रहे हैं कि भाई ए की घात, ए के सापेक्ष कोटि कितनी है 2, बी के सापेक्ष कोटि कितनी है 0, सी के सापेक्ष कितनी कोटि है 1/2। समझ में आ गई बात, बोल दोगे, कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये शून्य कोटि अभिक्रिया ये कैसे, देखो भिन्नात्मक हो गई ना, भिन्नात्मक है, और ये कैसी है, ये हमारे पास में धनात्मक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट देखें। दर बराबर के, ए की घात 3/2, बी की घात 0, सी की घात -1। जल्दी बताओ कोटि कितनी होगी, फटाफट कोटि कितनी होगी। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने, फटाफट बता दोगे आप लोग। कोटि कितनी होगी, जोड़ लो, घातों को जोड़ लो, जितनी भी घाते हैं उनको जोड़ लो। तो घातें कितनी हो गई यहाँ पर 3/2 + 0, बेटा ऋणात्मक आ गया, ध्यान रखना, ऋण आ गया, घटेगा, ऋण हो सकता है, बिल्कुल है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2, 1.5 ऐसे एक चला गया तो कितना हो गया 0.5, यानी कि 1/2। ऋणात्मक हो सकता है, बार रिपीट कर रहा हूं, ऋणात्मक हो सकता है। ऋणात्मक किसी भी एक घटक का हो सकता है। अब यहां पर एक बात मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सुन लो, किसी एक घटक की कोटि, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, किसी एक घटक की कोटि ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन किसी अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि का मतलब योग, मतलब सबको जो योग करते हैं, अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अभिक्रिया की कोटि कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ऋणात्मक धनात्मक का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऋणात्मक धनात्मक का मतलब समझ में आ रहा है। चलो बताता हूं। आप अभी यही सोच रहे हैं सर ये ऋणात्मक हो रहा है, ये धनात्मक हो रहा है, ये शून्य हो रहा है, इसका मतलब क्या है। देखो कोटि है क्या, कोटि का मतलब है सांद्रता का परिवर्तन, मतलब जिन अणुओं या घटकों, ऐसे समझ सकते हो, जिन अणुओं या घटकों की सांद्रता में परिवर्तन हो, बेटा कोटि का मतलब है क्या, वही तो है यार, कोटि कोई नई चीज थोड़ी है।
कोटि का मतलब होता है कि वो घटक जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है ना, जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, वो जो होते हैं वो कोटि होते हैं, वो कोटि की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। और सामान्यतः हम इसमें किसको लेते हैं? अभिकारक को लेते हैं। हम सामान्यतः इसमें अभिकारकों को लेते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी है, मान लिया ऐसी स्थिति है, उत्पाद बना हमारा, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं यहां पर हमें लिखा दर बराबर लिखा कि a की घात 1, b की घात 0 और c की घात माइनस या -1/2 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? सुनो, इसका मतलब यह हुआ कि a अभिकारक अपनी सांद्रता का मान कम कर रहा है। सुनिएगा क्या कहा मैंने, फिर सुन लीजिएगा। A अभिकारक अपनी सांद्रता का मान कम कर रहा है, यानी कि ये मान घट रहा है, इसकी सांद्रता घट रही है, ठीक। इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। किसमें? दर निर्धारण पद में, दर निर्धारण पद में, बात को समझना है, दर निर्धारण पद में A अपनी सांद्रता खत्म कर रहा है, कम कर रहा है, खत्म हो रहा है, घट रहा है। B की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और C की सांद्रता जो हो रही है वो बढ़ रही है। तो ऋणात्मक कोटि उन घटकों का होता है जो कहीं पर मध्यावर्ती या दर निर्धारण पद में अपनी सांद्रता को बढ़ाते हैं। वो अभिकारक ही है वो अभिकारक, लेकिन दर निर्धारण पद में, यानी कि बीच की जो कथा है ना, बीच की जो कहानी थी, जहां पर हम दर ज्ञात करने चले गए, वहां पर वो अपनी सांद्रता को बढ़ा रहा है। तो ऐसे घटक जो अपनी सांद्रता को बीच में बढ़ाते हैं वो जो होते हैं ऋणात्मक शो करते हैं। समझ में आ गई बात? अब मैंने कहा कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो एक बात मुझे बताओ, पूरी की पूरी अभिक्रिया में कभी ऐसा हो सकता है कि अभिकारक जो है, मतलब आप क्या ऐसे समझ सकते हैं कि जो अभिकारक है उसकी सांद्रता बढ़ती चली जाए, उसकी सांद्रता बढ़ती चली जाए और उत्पाद का निर्माण भी होता जाए? अरे बोलो भाई, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अभिकारक की सांद्रता तो कम होगी, उत्पाद की संख्या बढ़ेगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, क्योंकि ये किस तरफ है? ये भी कह सकते हो ये अग्र की दिशा में है, एकल अग्र दिशा, एक ही दिशा में अभिक्रिया है। अब नहीं तो दूसरा कोई कह देगा हाँ सर हो सकता है, रिवर्सिबल कर दो। अरे भाई रिवर्सिबल कर दो तो रिवर्सिबल के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? साम में लाना पड़ेगा। लेकिन रासायनिक साम में जो अभिक्रियाएं हम लेते, सॉरी रासायनिक बलगतकी में जो अभिक्रिया ले रहे हैं वो किसकी दे रहे? एक दिशा की दे रहे। सर एक बार और समझा दो। देखो समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। किसी की घात के ऊपर धनात्मक लिखने का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। धनात्मक लिखने का मतलब यह हुआ कि इसकी सांद्रता में कमी हो रही है, यानी कि ये अपनी सांद्रता में कमी कर रहा है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। धनात्मक का मतलब ये होता है और ऋणात्मक का मतलब उल्टा हो गया। ऋणात्मक का मतलब ये हुआ कि ये अपनी सांद्रता में वृद्धि कर रहा है। तो दर निर्धारण पद में जिन घटकों की सांद्रता में कमी आएगी, जो अपने सांद्रता को खत्म करेंगे, कम करेंगे, उत्पाद का निर्माण बनाएंगे, अभिक्रिया को अग्र दिशा में ले जाएंगे, उनके ऊपर धनात्मक होता है। और वो घटक जो दर निर्धारण पद में अपनी सांद्रता को बढ़ाएंगे, भले ही वो कुछ समय के लिए बढ़ाएंगे, लेकिन अगर वो बढ़ाएंगे तो उनके ऊपर ऋणात्मक होता है। समझ गए बात को? तो ये है स्थिति यहां पर। तो धनात्मक और ऋणात्मक, ये बात मैंने आपको यहां पर समझा दी। इसीलिए किसी अभिक्रिया का ऋणात्मक नहीं हो सकता, किसी अभिक्रिया का ऋणात्मक कोटि नहीं हो सकती है। क्लियर है? कभी भी ऋणात्मक कोटि नहीं हो सकती। हाँ ये जरूर हो सकता है किसी एक घटक की ऋणात्मक कोटि हो जाए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये रही आपके पास में पूरी कहानी। चलो अगले पॉइंट पर समझते हैं। अब एक दो चीजें और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम यहां पर कोटि के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं।
कोटि के प्रकार। देखिए कोटि के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, फिर हमें कितने पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सुनो पहले पूरी बात समझो। कोटि कितने प्रकार से देखी जाती है? सबसे पहले हम लेंगे शून्य कोटि, शून्य कोटि, ठीक है। नंबर फर्स्ट शून्य कोटि। नंबर सेकंड हम ले लेंगे प्रथम कोटि, प्रथम कोटि। फिर हम ले लेंगे एक और द्वितीय कोटि, ठीक है। एक और ले लेते हैं तृतीय कोटि। सही है ना? क्लियर? पढ़ने कितने हैं आपको? तो पढ़ने तो बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ना आपको ये है, पढ़ना आपको ये है, पढ़ना आपको ये है, ठीक है। शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि पढ़नी है, लेकिन मैंने ले लिया कभी कुछ शून्य कोटि, प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय सभी ले लिया। अच्छा चलो एक काम करते हैं, चलो एक एक बात करते हैं ना। शून्य कोटि है तो इसके लिए दर कैसे लिखेंगे बताओ? दर बराबर के ए की घात शून्य। बोलो सही लिखा? सही है ना? दर बराबर के ए की घात शून्य। ये शून्य दिख गया ना, ये ऊपर शून्य दिख गया, यही हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अच्छा जो प्रथम कोटि के लिए कैसे लिखेंगे? प्रथम कोटि के लिए दर व्यंजक कैसे लिखेंगे बताओ? दर बराबर के ए की घात 1। ये भी सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक, क्लियर, ओके, गुड। अब द्वितीय कोटि की बात करते हैं। अब द्वितीय कोटि में दो स्थितियां हो सकती है मेरे हिसाब से। द्वितीय कोटि में दो प्रकार के आपको दर दिए जा सकते हैं। कैसे? एक तो लिख सकते हैं दर बराबर के ए की घात 2। एक तो ये लिखा जा सकता है, यानी कि ए ही 2 है, 2 ही ए है, दोनों एक दूसरे के हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। तो दर बराबर के ए की घात 2। और दूसरा लिख सकते हैं दर बराबर के ए की घात 1 बी की घात 1। बोलो सही है? ये भी कर सकते हैं, ए की घात 1 बी की घात 1, तो भी कुल मिलाकर 2 हो जाएगा और इधर भी 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं तृतीय कोटि की। तो द्वितीय को 2 तो तृतीय को 3 रूप में लिख सकते हैं। कैसे? वो भी सोचते हैं। चलो तो 3 रूप लिख लें तो हाँ, तो हो जाएगा दर बराबर के ए की घात 3 लिख सकते, सही है। दूसरा रूप क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है दर बराबर के ए की घात 2 बी की घात 1। ये भी हो सकता है, 2 + 1 3, ये भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा दर बराबर के ए की घात 1 भी कर दो, बी की घात 1 भी कर दो और सी की घात 1 भी कर दो। भाई ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर तृतीय कोटि को 3 प्रकार से लिख सकते हो। द्वितीय कोटि में 2, प्रथम कोटि में 1, शून्य कोटि में 1, ठीक है, क्लियर है? ये कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब इसी में मैंने अब आपके सामने प्रश्न रखना प्रारंभ कर दिया है, वो है कुछ इस प्रकार का। हम बात करेंगे सांद्रता परिवर्तन पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, सांद्रता परिवर्तन पर दर परिवर्तन, ये सीखेंगे। अब आप कहोगे सर ऐसी हेडिंग तो हमारी एनसीईआरटी किताब में है ही नहीं। अरे नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप वो नहीं सीखोगे तब तक आपको अंदर से फील नहीं आएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसलिए आपको एक एक छोटी छोटी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं तो सांद्रता परिवर्तन पर दर परिवर्तन। अब मैं आप ही के ऊपर, देखो आप सब लोग फोकस करना बोर्ड के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन अपन यहीं पर बना रहे हैं, मैं लिखूंगा नहीं क्वेश्चन, मैं सिंपल एक हिंट लिखूंगा और आपको यहीं पर अपने आप ही आंसर मन ही मन में देना है। जिसको चैट बॉक्स में देना है वो चैट बॉक्स में दे सकता है। देखो पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने लिखा कोई भी अभिक्रिया थी, कोई अभिक्रिया है, वहां पर लिखा है दर बराबर के ए की घात 0। ये मैंने आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर, ये मैंने आपको दिया है और मैंने आपसे पूछा है कि यदि ए की सांद्रता डबल दुगनी
डबल दुगनी कर दी जाए, डबल कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, कर दी जाए, ठीक है, दुगनी कर दी जाए, तो उस स्थिति में दुगनी कर दी जाए, तो उस स्थिति में बताओ दर कितने कितने गुना होगा, कितने गुना होगा, ये है बेटा आपका प्रश्न। कितने गुना होगा? शून्य। वेरी गुड, शून्य, बिल्कुल सही है, शून्य होगा। सीधे सीधे समझ गए ना? क्या लिखा? अरे भाई ऊपर जब घात शून्य है तो काहे टेंशन ले रहे हो, ऊपर शून्य है, किसी की घात शून्य, इसका मतलब सब शून्य, शून्य की वन, शून्य की वन, किसी घात शून्य का मतलब शून्य की वन, वन होगा कि नहीं होगा? आपने इतने साल पढ़ाई की, नंबर आए शून्य, पढ़ाई की नंबर आए शून्य, इसका मतलब बेकार, व्यर्थ, वही चीज यहां पर है, ठीक। तो एक की घात शून्य हो गया, एक की घात शून्य का मतलब वन, और वन का मतलब क्या हुआ? वन का मतलब क्या हो गया? आंसर बोल रहा हूं, वन का मतलब क्या हो गया? दर में कोई परिवर्तन नहीं, यही तो बोलेंगे ना, कोई परिवर्तन नहीं। आगे समझ में? क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी करो। दर बराबर के ए की घात वन, ए की घात वन, सांत्रा ए कितना, मैं यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाओगे आप, डबल ए डबल, रेट कितना, रेट कितना, ए डबल, रेट कितना, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितना होगा? वेरी गुड, 2, बिल्कुल सही जवाब जा रहा है। अरे बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी चल रहा है। ए डबल रेट कितना, रेट भी डबल, तो यहां पर आंसर लिख दें इसका, यहां पर अपन आंसर लिख देते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा यहां पर डबल। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहां पर लिख रहे हैं, दर बराबर के ए की घात 2, ए की घात 2, तो ए की सांता ए जो है वो डबल, तो बताओ रेट कितना? आप भी कहोगे सर क्या आप क्वेश्चन दे रहे हो, सोच समझ के दे रहे हैं, अभी कुछ आएगा, आएगा इसके आगे आएगा। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, लग रहा है बहुत बड़ा आंसर। अरे ये तो सब बता सकते हैं, क्या है? ए डबल डबल डबल, तो 2 की पावर 2 कितना आएगा? 4। लेकिन चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है कि आपने इसका आंसर सही दिया, ठीक, आंसर आपने सही दिया, ठीक है। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो किधर चला गया? अच्छा इधर चला गया। नेक्स्ट देखो, अब हमने क्वेश्चन रखा आपके सामने, अब हमने आपके क्वेश्चन रखा, दर बराबर के ए की घात 1 बी की घात 0, ठीक है। और अब यहां पर देखो, ए है डबल और बी है, हिंदी में लिख दे कि बता, इंग्लिश में चल जाएगा ना ये, अरे इंग्लिश में चल जाएगा, और बी हाफ नहीं चलेगा तो बेटा बताना। अब बताओ दर कितने गुना, अब बताओ दर कितने गुना? सिंपल, कैसे किया? दुगना किया ना, इसको दुगना किया, 2 यहां पर कितना आधा किया, 1/2 की घात 0, 1, यही है। तो ये तो गया, कितना आएगा आंसर? दुगना आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आंसर आ जाएगा दुगुना, ये आ गया आपका आंसर। बोलो सीख रहे हो ना? ठीक है, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ए की घात 2 बी की घात 0 सी की घात -1, ए दुगना बी 4 गुना सी आधा, बताओ दर कितना? इस क्वेश्चन को कर गए, बस काम हो गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, काम बन गया। चलो देखो, सारी चीजें जो हमने की ना, इतना जो सर खपाया है वो केवल इसी चीज के लिए खपाया है कि ये आंसर हमारा सही आना चाहिए, क्योंकि यही मुख्य प्रश्न है। अभी तक तो मैंने प्रश्न बनाए थे, लेकिन ये मुख्य प्रश्न है। देखो कैसे करना है उसको सीखो।
दुगना कर दिया है, a दुगना कर दिया है, यानी कि a की जगह पर अपन को क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे सोचो, देखो ऐसे सोचो, a पर लिखना है, a क्या है, दुगना है ना, दुगना है, तो आपने यहां लिख दो a की जगह 2, है ना, 2 लिख दिया, 2 की घात 2 है, ये कर दिया, ठीक। b है 4 गुना, तो यहां 4 की घात कितना कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है, 4 गुना हो गया। अब c की घात, c क्या है, आधा, तो c आधा हो गया, तो ये हो गया 1/2 की घात -1, सही है ना, ये तो किया, ठीक, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो आगे, ये कितना, 2 दूना 4, ये 4 हो गया, इसका 4 की घात 0, मतलब मान 1 हो गया, ठीक है, और 1/2 की घात -1 है, तो 1/2 की घात -1 को क्या लिखोगे, ऊपर जाएगा ना, मतलब 1/2 की घात -1 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, तो आंसर है 8 गुना। समझ में आया? सारा जो फोकस मैंने किया था ना, वो इसी चीज को सिखाने के लिए किया था, और तुम वहां तक तो मजे में चल रहे थे, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं ना, निपट गए यहां पर आकर, सुनते ही नहीं हो क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, a दुगना, b 4 गुना, c आधा, दर कितने गुना, 7/2, 3/2, अरे भाई कोटि थोड़ी बता रहा हूं मैं, गुना पूछ रहा हूं, गुना। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके सामने, आप गलती मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, दर बराबर के, a 1 0, रुकना एक मिनट, तीन 0 -1, बहुत बढ़िया प्रश्न देते हो, मस्त वाला, बिल्कुल ऐसे हमारे पीएस सर बोलते हैं ना, मस्त वाला, तो लो मस्त वाला, ये लो, d 1/2, a b c d कर दिया, ठीक है, क्लियर, तो हाँ, तो अपने को बताना है a कितना है, a है दुगुना, b भी है दुगुना, ठीक है, c है 1/4 गुना, d है 4 गुना, दर कितने गुना, चलो भैया सब गुना चल रहा है, चलो भैया दर कितने गुना, ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं इसी क्वेश्चन की तरफ से। दुगना यहां कर दें, दो की घात 3, दुगना कर दिया, फिर दुगना 2 की घात 0, फिर 1/4 गुना, 1/4 गुना -1, सी की जगह -1, ऊपर -1 है और 1/4 है, और d 4 गुना, 4 की घात 1/2, ये होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया 1, ये चला जाएगा, देखो 1/4 की घात -1 है, 1/4 की घात -1 है, तो ऊपर जाएगा, तो 4 आ गया ना, और फिर 4 की घात 1/2, यानी कि √4 है बेटा, √4 का मतलब 2,
तो 2 हो गया तो 2 यहां आ जाएगा। तो 8 चक्को 32 दूना 64। कितना सरल प्रश्न था, तब भी लोग गलत कर गए। नहीं कर गए? 12, 16, 48, ठीक है, और क्या क्या जो भी थे तुम लोगों के 65। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बड़ा सरल सा प्रश्न था भाई, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, सीधा सीधा प्रश्न बना था। क्लियर है? अब आगे की बात सुनो। ये तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, लेकिन क्या स्कूल में अगर बोर्ड परीक्षाएं है और उस बोर्ड परीक्षाओं में अगर इस प्रश्न को 1 नंबर पर अगर ये प्रश्न आ गया तो क्या ऐसी जुगाड़ करके बता दोगे? देखो वहां ऐसा नहीं करना है। ये तो सीख गए, आपने आंसर निकालना जान गए कि कैसे आंसर निकालते हैं, लेकिन वहां कैसे करना है मैं वो भी आपको बता देता हूं। तो मैं बात करता हूं फॉर स्कूल। स्कूल के लिए अगर प्रश्न आता है तो कैसे करना होगा, तो देखो कैसा होता है स्कूल में, कैसे प्रश्न आएगा उसकी बात करते हैं। कोई आपको अभिक्रिया दे रखी होगी, जैसे A + B से यहां पर लिखा होगा उत्पाद, ठीक, फिर यहां लिखा होगा दर बराबर, यहां लिखा होगा K, A की घात यहां पर 1, B की घात मान लेता हूं यहां लिखा है 2, ठीक है। फिर प्रश्न में लिखा होगा कि A को कितना कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है, और B को कितना कर दिया गया है, B को भी चलो मैं मान लेता हूं दुगना कर दिया गया है। तो पूछा गया है होगा कि दर कितने गुना होगी, कितने गुना होगी। मेरे हिसाब से ये 2 नंबर का आना चाहिए, बाकी सब लोग बता सकते हैं कि कितने नंबर का ये प्रश्न ऐसा आता है, या 1 या 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा है तो आंसर तो आपको सीधे सीधे पता है, दुगना दुगना या 2 या 2 की घात 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, आंसर नीचे लिख दिया, आंसर सर 8, ठीक, बस इतना ही लिख दिया, नंबर गए। तो कुछ तो समझाओगे ना, कैसे समझाओगे? अब मैं वो समझाने जा रहा हूं, देखो कैसे समझाया जाएगा, समझो। आपको क्या लिखना है, देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, एक दर लिखना है, दर बराबर सामान्य लिखना है K, A की घात 1, B की घात 2, ठीक। शब्द क्या होंगे वो आप लिख लोगे, मैं केवल तरीका बता रहा हूं। यहां पर देखो ऐसे लिखो इसको, R1 बराबर K, A की घात 1, B की घात 2, ठीक, ये लिखोगे। इसको लिख दोगे समीकरण नंबर 1, ये हमें दिया गया है, ठीक है। R2 हमें ज्ञात करना है, R2 हमें ज्ञात करना है, K को K रखना है, K को K बदलाव नहीं होता। अब A कितना कर दिया, दुगना, दुगना कर दिया तो 2A, ऐसे लिखना बेटा, 2A की घात 1, दुगना किया है तो A की जगह 2 मत लिखना, 2 का गुणा करना है A में, 2A की घात 1, ठीक। B का क्या करना है, वही काम यहां करना है, 2B की घात 2, समझ गए बात को? स्कूल और ऑब्जेक्टिव, स्कूल और हमारी सोच में क्या अंतर रहेगा वो चीज यहां पर चल रही है, ठीक। क्या होगा, R2 बराबर K, A की घात 1 ऐसे ही रहने दो, B की घात 2 ऐसे ही रहने दो, और 2 देखो यहां पर लिखोगे 2 की घात 1 और 2 की घात 2, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, ये तो जानते ही होगे ना, 2 की घात 2 गुणा 2 बराबर 8 होता है। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, यहां पर लिखना है समीकरण 1 बटा समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 बटा समीकरण 2 ऐसे करना है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर R1 अपॉन R2 बराबर K से K, A की घात 1, B की घात 2 बटा K, A की घात 1, B की घात 2 इंटू 8, ठीक है, समझ में आ रही बात? अब कुछ नहीं, अब कट्टम काट, देखो कट्टम काट, ये कट्टम काट, ये कट्टम काट, काट दिया। तो क्या आ जाएगा यहां पर, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/8। तो R2 बराबर कितना हो गया, 8R1, ये देखो 8 गुना, समझ में आ गया। तो R2 बराबर कितना हो गया, 8R1, ऐसे लिखना है बेटा स्कूल के लिए, ठीक।
अब ऑब्जेक्टिव अगर आ गया, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, फिर तो आपके मजे हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा पॉइंट आ जाए तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कैसे इसको आपको समझाना है। तो बच्चों समझ में आ गई सारी बातें, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे।